नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। लास्ट वीडियो में हम लोग एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें कि हम लोगों ने सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ टोटल कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट वीडियो में हमने मूल प्रभाज को समझा था और आज यहाँ से इसका जो चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है, जिसे कि हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं, तो हम उसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जुड़ जाएँ और ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन दिया है, देखेंगे आप लोग कि अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अणु संख्या गुणधर्म किसे बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। तो देखो, इसके नाम से पता चल रहा है कि अणु संख्या, तो अणु और संख्या क्या है, अणु और संख्या। ये जो अणु संख्या गुणधर्म है, ये दो इसमें दिख रहा है आपको शब्द, अणु और संख्या। इसके नाम से पता चल रहा है हमें, तो उसकी परिभाषा देखेंगे हम। अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा क्या होगी, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है विलयन, है ना, तो विलयनों के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको केवल आपको एक बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा कि अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी बच्चों, विलयनों के वे गुण जो किस पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर। किस पर निर्भर करेंगे, अणुओं की संख्या पर। ठीक है ना, विलयनों के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अणु संख्या गुणधर्म जो है ये विलेय और विलायक के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये निर्भर किस पर करते हैं, ये करते हैं अणुओं की संख्या पर। किस पर निर्भर करेंगे, अणुओं की संख्या पर। विलेय और विलायक के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा। अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा हो जाएगी, विलयनों के ऐसे गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म जो है विलेय और विलायक के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ठीक है ना, आगे देखिएगा, अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं और आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होंगे, तो सबसे पहला जो है इनका देखेंगे आप लोग, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कौन सा है, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में हमारा है परासरण दाब। ठीक है, तो ये 4 आपको ध्यान रखना है। ऐसे बिल्कुल ऑब्जेक्ट में कभी कभी पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो आपको ये चारों नाम याद रखना है। पहला हमारा कौन सा, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर है क्वथनांक में उन्नयन, उसके बाद हिमांक में अवनमन, और लास्ट है हमारा परासरण दाब। ठीक है, तो एक एक करके क्या करेंगे, अब हम अणु संख्या गुणधर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आवश्यकता है कि हम पढ़ेंगे बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो पहले आइए हम समझते हैं कि बाष्प दाब क्या है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि यहां से कि बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से पहले कि बाष्प दाब क्या है। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखेंगे आप लोग, हमको समझना है कि बाष्प दाब है क्या। मान लीजिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि ये कोई बीकर है। ठीक है, क्या है, ये कोई बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा है इसमें, ये इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये जल भरा हुआ है, हमारा H2O इसमें है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग इसको, कि यदि हम क्या करते हैं, इसको हम हीट देते हैं, इसको हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम गर्म करते हैं। तो जैसे हम यहाँ से गर्म करेंगे तो ये हीट धीरे धीरे अणुओं के माध्यम से ऊपर तक पहुंचेगी और ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। इससे हम बोलते हैं द्रव की सतह। इससे क्या बोलेंगे, ये द्रव की सतह है। क्या, ये द्रव की सतह है। तो जैसे ही ये गर्म होते होते अणुओं के माध्यम से ऊर्जा यहाँ पहुंचेगी और यहाँ द्रव की सतह पर स्थित जो अणु हैं, अच्छे समझेंगे आप लोग, इस द्रव की सतह पर उपस्थित जो अणु हैं, ये सबसे पहले क्या हो जाएंगे, ये बाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, और यहाँ से ये बाष्प में परिवर्तित जैसे ही होंगे, तो बाष्प में परिवर्तित होकर ये अणु इस द्रव की सतह के ऊपर एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ही हम किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो यहाँ से सतह पर सबसे पहले बाष्पन होगा और ये अणु ऊपर कहाँ चले जाएंगे, इस सतह पर ऊपर चले जाएंगे, जहां पर आपको ध्यान, अच्छा, इस क्रिया को बाष्पीकरण बोलते हैं।
और जब ये अणु आपस में मिलकर एक दूसरे से क्रिया करेंगे तो इसे बोलेंगे संघननम। क्या बोलेंगे? संघनन। फिर क्या होगा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे की ओर दाब लगेगा। यहां से ऊपर से अब नीचे की ओर क्या होता है? दाब लगता है। ठीक है, तो अब आप वाष्पदाब की परिभाषा समझिए कि वाष्पदाब होता क्या है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर, याद रखिएगा, स्थिर ताप पर किसी द्रव की सतह पर, तो ये आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये द्रव की सतह है। क्या? ये द्रव की सतह। स्थिर ताप पर द्रव की सतह पर वाष्प के कण, ये वाष्प के कण है पूरे। स्थिर ताप पर, ठीक है, किसी भी द्रव की सतह पर वाष्प के कणों के द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वाष्प दाब आपको समझना है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव की सतह पर वाष्प के कणों के द्वारा डाला गया जो दाब है वो होता है वाष्प दाब। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि वाष्प दाब की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, अब इसको देखो कि आप वाष्प दाब क्या है। यहाँ पे मैंने ये वाष्प दाब की परिभाषा लिखी है, इसको ध्यान से देखिएगा कि वाष्प दाब क्या है। तो निश्चित ताप पर, क्या है? निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर, अभी आपको बताया था, किसी द्रव की सतह पर वाष्प के कणों के द्वारा जो डाला गया दाब होता है वो वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर वाष्प के कणों के द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने तो पढ़ा अभी वाष्प दाब, लेकिन हमें समझना क्या है? हमें समझना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या समझना है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अब हम समझते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को। ठीक है, तो हम समझते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये दो बीकर हैं। ठीक है, पहला बीकर जो हमारा है जिसको हमने ए नाम दिया, सेकंड वाला जो हमारा बीकर है जिसको हमने बी नाम दिया। इन दोनों में जल भरा है। इन दोनों में क्या भरा हुआ है? इन दोनों में जल भरा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो जल है वो क्या होता है? जल होता है विलायक। ठीक है ना, जल क्या होता है? ये होता है विलायक। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो इन दोनों में ये विलायक भरा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए कि दोनों में समान आयतन का समान पात्र है और दोनों में बिल्कुल बराबर जल भरा हुआ है और दोनों में हम यहाँ से हीट देंगे। ठीक है, दोनों को हम एक साथ गर्म करते हैं समान टेम्परेचर पर, एक साथ एक ही टेम्परेचर पर। तो क्या होगा? जब हम इनको गर्म करेंगे तो ये द्रव से कौन सी? ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। केवल उदाहरण के लिए मानिए आप, समझने के लिए, कि मान लीजिए कि ये दोनों द्रव एक समान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। केवल उदाहरण के लिए समझना है आपको। ठीक है, दोनों में समान मात्रा में जो है विलायक भरा हुआ था, एक समान दोनों को हमने टेम्परेचर दिया, तो एक समान मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों द्रव से कौन सी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का क्वथनांक कितना हुआ? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। तो ये आपको समझना है, ये क्या हुआ? हमारा क्वथनांक हो गया। तो इन दोनों जो विलायक हैं, दोनों द्रव हैं, इनका क्वथनांक कितना हुआ? हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हुआ? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आगे देखिए, आप अच्छे समझना है आपको। तो इनका क्वथनांक जो है वो कितना हुआ? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मान लीजिए अब ये जो बी वाला है, अभी दोनों में केवल विलायक था, मतलब जल भरा हुआ है। यदि मान लीजिए मैं इसमें ये विलेय मिला देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक। क्या मिला दिया हमने? इसमें नमक मिला दिया। तो पहले ये विलेय था और अब हमने इस, पहले विलायक था, अब हमने इसमें क्या मिला दिया? हमने इसमें विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया? हमने इसमें विलेय मिला दिया। समझना आपको अच्छे से। तो जब हमने इसमें विलेय मिला दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया विलयन। क्या बन गया? ये बन गया है विलयन। ठीक है, ये बन गया विलयन। अब यदि मान लीजिए हम दोनों को एक साथ गर्म करेंगे तो ये जो है ये तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा। तो इसका जो क्वथनांक है वो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। लेकिन जब हमने इसमें विलेय मिला दिया तो ये जो विलेय के कण हैं, ध्यान रखना, ये क्या है? विलेय के कण हैं। ये इस द्रव की सतह पर जाकर उपस्थित हो जाते हैं, यहाँ जाकर जमा हो जाते हैं। तो इस द्रव की सतह का जो क्षेत्रफल था वो क्या हो जाएगा? इसकी तुलना में कम हो जाएगा। तो इसका जो वाष्पन है वो क्या हो जाएगा? इसका वाष्पन कम हो जाएगा और क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। पहले ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था,
लेकिन अब मान लीजिए कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। कितने पर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। अब इस कहने का मतलब क्या है आपको समझना है। तो इसका क्वथनांक कैसा हो जाएगा? ज़्यादा। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका जो क्वथनांक है क्या है, इसका जो क्वथनांक है वो कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका बासदाब कैसा हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका बासदाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बासदाब इसका कम हो जाएगा। तो इससे क्या सीखे, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या समझेंगे कि हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में, तो ये दोनों पहले शुद्ध विलायक थे, क्या थे ये पहले शुद्ध विलायक। हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अबाष्पीय विलेय मिलाते हैं, हमने इसमें क्या मिला दिया? अबाष्पीय विलेय मिला दिया। हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अबाष्पीय विलेय मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। पहले 20 पे तब 40 पे है, तो क्वथनांक में क्या हुई? वृद्धि हुई। हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अबाष्पीय विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, लेकिन बासदाब में क्या हुई? कमी। ठीक है, फिर से समझिए। हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अबाष्पीय विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके बासदाब में कमी हो जाती है। बासदाब में होने वाली इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं? बासदाब में अवनमन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बासदाब में अवनमन, जो कि हमारा पहला अणुसंख्या गुणधर्म है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव की सतह पर विलेय के कण उपस्थित हो जाते हैं, जिससे इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा हो जाता है? वो इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम इसको कैसे लिखेंगे वो समझिए आप लोग। हमें पढ़ना है बासदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या पढ़ना है हमें? बासदाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो, बासदाब में अवनमन क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में अबाष्पीय विलेय मिलाया जाता है, अभी आपको बताया था मैंने। हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में क्या करते हैं? हम अबाष्पीय विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या होती है? उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके बासदाब में क्या हो जाएगी? उसके बासदाब में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि द्रव की जो बाष्पन सतह होती है उस पर अबाष्पीय विलेय के कण उपस्थित होने के कारण बाष्पन सतह का जो क्षेत्रफल वो कैसा होता है? घट जाता है। आपको हमने बताया था कि बाष्पन सतह का जो क्षेत्रफल है वो कैसा होता है? घट जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ से, ये जो क्षेत्रफल पहले ज्यादा था लेकिन विलेय के कण आ गए तो इस बाष्पन सतह का जो क्षेत्रफल है वो कैसा हो गया? कम हो गया। कैसा हो गया? वो कम। ठीक है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो घट जाता है। अतः अबाष्पशील विलेय युक्त विलायक का जो बासदाब है वो शुद्ध विलायक के बासदाब से कैसा होता है? कम होता है। इसको समझिए। अतः अबाष्पशील विलेय युक्त विलयन, ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखना, अबाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो बासदाब है वो शुद्ध विलायक के बासदाब से कैसा होता है? कम, जिसे हम क्या बोलते हैं? बासदाब में अवनमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम बासदाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बासदाब में अवनमन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम किसे कहेंगे? याद रखिएगा, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एग्जाम में आप देखेंगे, ओल्ड ईयर पेपर कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? आईएमपी क्वेश्चन में पढ़ना है जिसका कि नाम है राउल्ट का नियम। क्या पढ़ना है हमें? राउल्ट का नियम। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे समझिए कि राउल्ट का नियम क्या है। तो देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था बासदाब में अवनमन। बासदाब में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी होना। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। तो बासदाब में अवनमन मतलब कमी किसमें होगी? बासदाब में। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में क्या मिलाएंगे, अभी हमने आपको पूरा समझाया था इसको, कि हम जानते हैं कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में अबाष्पीय विलेय मिला जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और उसके बासदाब में क्या जाएगी? कमी। ये तो हम जानते हैं। तो अब यहाँ से देखना कि राउल्ट ने विलयनों के बासदाब, किसके बीच में? राउल्ट ने विलयनों के बासदाब और विलेय के सांद्रण, ये दो चीजें याद रखना। राउल्ट ने विलयनों के बासदाब और विलेय के सांद्रण के मध्य में एक मात्रात्मक संबंध दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। अब राउल्ट का नियम है क्या? तो यहां से देखिए आप, ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर, याद रखिएगा, स्थिर ताप पर किसी अबाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, किसकी बात हो रही है? ऐसा विलयन है जिसमें अबाष्पशील विलेय मिला हुआ है। ठीक है ना, तो स्थिर ताप पर किसी अबाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का जो बासदाब होगा, अच्छे समझना, विलायक को ए बोलते हैं, बासदाब को पी से दर्शाते हैं। विलायक का जो बासदाब है वो किसके? विलायक के मूल प्रभाज। समझना, देखो विलायक का जो बासदाब है
तो विलायक के बाष्पदाब को हम क्या बोलेंगे, Pa, और विलायक के मोल प्रभाज को हम क्या बोलेंगे, XA, और विलयन को तो समझना, तो किसी अभावशील विलेय युक्त विलयन में जो विलायक का बाष्पदाब होता है मतलब Pa जो है वो विलायक के मोल प्रभाज मतलब XA इसके कैसा होगा, इसके समानुपाती होता है। तो नियम एक बार फिर से डबल से देखेंगे आप लोग। नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी अभावशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का जो बाष्पदाब है वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब देखो यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि विलयन का बाष्पदाब, क्या लिखा यहाँ पे, विलयन का बाष्पदाब ये किसके बराबर है, तो विलायक का जो बाष्पदाब है, यहाँ से आपको बताया था विलायक का बाष्पदाब विलायक के मोल प्रभाज के कैसा है, ये समानुपाती है। तो यहाँ से देखो विलयन का बाष्पदाब इसको हमने क्या लिख दिया, P, बाष्पदाब को हमने क्या लिखा, P, ये बराबर है। और यहाँ से क्या लिखा, विलायक का बाष्पदाब तो Pa, विलायक का बाष्पदाब क्या हुआ, Pa, समानुपाती विलायक के मोल प्रभाज इसको हमने क्या लिख दिया, XA। तो ये आपको समझ में आ गया, P बराबर क्या है हमारा, Pa समानुपाती XA। आपको देखना है राउल्ट का नियम यही है। अब इसका गणितीय व्यंजक यही राउल्ट का नियम है, ध्यान रखना। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है ये, तो यहाँ पर P इक्वल क्या हो जाएगा, ये Pa की जगह PV भी हो सकता है, समानुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे XB। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं, क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम। अब इसका हम गणितीय व्यंजक देखते हैं। तो इसका गणितीय व्यंजक जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको ध्यान से देखो आप लोग। अब ये P बराबर क्या था, Pa समानुपाती XA। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आपको ध्यान से देखना है, हम केवल इतने को लेते हैं। तो जब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या था, Pa बराबर हमने क्या कर दिया यहाँ पे KXA। अब इसको हमने छोड़ के आपको ध्यान से देखना, हमने इतने को लिया था Pa समानुपाती XA, तो हमने लिख दिया Pa बराबर क्या हो गया हमारे पास, KXA। अब यहाँ पर आप देखोगे K जो है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए जहां पर K है ये क्या है, K एक क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। ये जो K है यह क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है। हम जानते हैं कि विलायक का जो मोल प्रभाज है मतलब XA, इसके बराबर क्या होता है, 1। विलायक के मोल प्रभाज XA बराबर क्या होता है, 1। और ये जो Pa है, यहाँ से देखिए Pa, ये जो शुद्ध विलायक का बाष्पदाब है, क्या है, Pa यहाँ से क्या था, विलायक का बाष्पदाब। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि हम लिख सकते हैं XA बराबर क्या होता है, 1, ध्यान से देखिएगा, तथा Pa बराबर हम लिख सकते हैं P0A। क्या लिख सकते हैं, P0A। XA की जगह हम क्या रखेंगे, 1, और Pa हमारा था विलायक का बाष्पदाब, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं शुद्ध विलायक का बाष्पदाब। ये जो डिग्री लगी इसे बोलते हैं नॉट। तो ये Pa किसका था, विलायक का बाष्पदाब, इसकी जगह पे क्या आ सकता है, P0A, मतलब शुद्ध विलायक का बाष्पदाब। समझ में आ रहा है। तथा अब देखो तो यही बात है कि Pa बराबर यहाँ पे क्या जाएगा, P0A क्या जाएगा, और Pa बराबर यहाँ पे क्या जाएगा, K, क्या जाएगा, K। तो P0A बराबर क्या हो गया हमारा, K। अब इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। अब देखो समीकरण हमारा जो 1 था, तो यहाँ पर Pa हमारा क्या था, समझना, Pa। तो इस Pa की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो इस Pa की जगह पे हमारा क्या जाएगा, P0A, इसकी जगह पे क्या जाएगा, P0A, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, K, तो हमने लिख दिया P0A बराबर K। चूंकि XA क्यों नहीं आया, X बराबर क्या होता है, 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, हमारा जो समीकरण 1 था इससे क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या बना, ये P0A बराबर क्या हो गया, K। अब देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहां से देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या बना है, P0A बराबर K। समीकरण 2 से ये जो K का मान है इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो अब देखो समीकरण नंबर 1 में हमें किसका मान रखना है, K का। तो समीकरण नंबर हमारा जो 1 था वो क्या है, Pa इक्वल KXA। तो Pa, तो हमने यहाँ पर Pa लिख दिया, क्या लिखा हमने यहाँ पे, Pa बराबर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अब K बराबर हमारे पास क्या है, P0A, क्या गया, P0A। तो यहाँ से हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, P0A, किसकी जगह पर, K की जगह पर। K की जगह पर क्या आ गया हमारा ये P0A, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर XA। तो हमारा समीकरण नंबर बन गया 3, ठीक है। अब आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि विलयन का जो मूल प्रभाज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से देखो आप लोग, विलयन का मूल प्रभाज हम जानते हैं कितना होता है, 1। तो XA प्लस XB बराबर 1। ये क्या है, विलायक, और ये क्या है, विलेय, इन दोनों को मिला देंगे तो विलयन। तो विलयन का मूल प्रभाज हमारा 1 होता है। अब इसका हमने पक्षांतरण कर दिया, XA बराबर, तो 1 ये था और ये प्लस का इस तरफ आया तो क्या हो गया, माइनस का XB, क्या हो गया, माइनस का XB। तो ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हुआ, 4। समीकरण कौन सा हो गया हमारा, ये 4। अब इस आपको ध्यान रखना, इस समीकरण नंबर 4 से
समझना। इस समीकरण नंबर 4 से एक्स ए का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो आइए हम इसके मान रखते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिएगा एक्स ए का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो अब यहां से हमारे पास क्या हो गया, पी ए बराबर क्या आ गया हमारे पास, पी नॉट ए माइनस क्या हुआ, एक्स बी। क्या हुआ, पी नॉट ए माइनस हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी। तो देखो पी ए बराबर, अब यहां से क्या है, पी नॉट ए, इसका इंटू इन सब में होगा, तो इसका इंटू 1 में हुआ तो क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और क्या हो गया, एक्स बी। क्लियर है। अब यहां से देखो ये जो इतनी माइनस की संख्या है इसको हम बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की। किसकी हो जाएगी, ये पूरी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, प्लस की। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हो, चलिए अब यहां से देखो हमने क्या कर दिया, इसको अच्छे समझो आप, इसको यहां से समझें आप। ठीक है, इसको यहां समझ लीजिए आप लोग, यहां से। अब यहां से समझना है, ये माइनस की थी, इसको हम यहां पर लाए तो ये किसकी हो, प्लस की। तो प्लस में हमारे पास क्या हो गया बच्चों, हमारे पास हुआ पी नॉट ए, समझना। और यहाँ पे क्या है, ये एक्स वी इक्वल, अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है ये पी नॉट ए। ठीक है ना, और ये पी ए इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा पी ए। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आप देखो ये जो हमारे पास है एक्स बी बराबर है हमारे पास यहाँ पर क्या है, पी नॉट ए माइनस क्या हुआ, ये पी ए। अब ये जो पी नॉट ए है ये इसके माइनस में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, पी नॉट ए। ठीक है, आपको इसको ध्यान नहीं देना। ठीक, आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, आप इसको देखिए। तो पी ए बराबर क्या हुआ हमारे पास, पी नॉट ए माइनस क्या था, पी नॉट ए एक्स बी। इस पूरे को माइनस वाले को हम इस तरफ लाए तो हमारे पास क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स बी बराबर क्या हो गया हमारे पास, पी नॉट ए माइनस पी ए। इस एक्स बी को हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर हमने लिखा पी नॉट ए माइनस पी ए, और इसको हम नीचे बटे में ले आए। तो आपको ध्यान रखना है ये एक्स बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, एक्स बी बराबर हमारे पास आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या आ गया, पी नॉट ए। ठीक है, आगे देखिएगा। तो यहां से देखो उपरोक्त समीकरण में, इस समीकरण में, इसको हम समीकरण नंबर 5 बोल सकते हैं। ठीक है ना, उपरोक्त समीकरण में जो पी नॉट ए माइनस पी ए, मतलब ये पी नॉट ए माइनस पी ए, इसको हम वास्तव में अवनमन क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वास्तव में अवनमन। एवं इस पूरे को, एवं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इस पूरे की बात की जा रही है, इसको हम आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि वास्तव में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये हमारा विलेय का मूल प्रभाज है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा राउल्ट का नियम। क्या था, ये राउल्ट का नियम। इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन आता है कि राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो आइए हम इसको और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान आप लोग जानते हो, आणविक द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं, आणविक द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं एम से। किससे दर्शाते हैं, एम से। और किसका, विलेय का, तो विलेय को दर्शाते हैं बी से। तो हमें राउल्ट के नियम की सहायता से एम बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एम बी। आइए अपन इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए। तो देखो माना कि किसी विलयन में दो घटक हैं, विलायक ए हम बोलते हैं और विलय को हम क्या बोलते हैं, बी। विलायक बी उपस्थित है तो अब आपको राउल्ट का नियम समझना है। क्या समझना है, राउल्ट का नियम। तो यहां से अभी हमने राउल्ट का नियम देखा था, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे एक्स बी। क्या आया था, एक्स वी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो देखो यहां पर तो हमने ये पूरा सेम हम यही लिखते चलेंगे। अब एक्स बी को समझना आपने एक्स बी मतलब ये क्या है, विलेय का मूल प्रभाज। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको विलेय का मूल प्रभाज बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया था पूरा, तो आप इसको और देखेंगे ध्यान से। तो एक्स बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स बी बराबर, ठीक है। तो देखो एक्स बी बराबर, अब जो कि बी लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो ये हमारा मूल प्रभाज हुआ। एन यहाँ पे क्या है, मूल। और आपको मैंने कल बताया था कि एन बराबर हमारा क्या हो जाता है, एन बराबर होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन एम। चूंकि यहाँ पर बी लगी हुई है तो इनमें भी हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम इनमें वी लगाएंगे। ठीक है ना, तो एन बी बराबर हमारे क्या, हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो इस एन बी की जगह पे हमने क्या लिखा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी।
और यहाँ से ये एन बी है तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो एक्स वी की जगह पे हमारा ये पूरा फार्मूला हो जाता है। तो फार्मूला हमारा क्या हुआ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इस पूरे के बटे में क्या आ गया हमारे पास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब आपको ध्यान रखना, इस विलायक की तुलना में यहाँ पे जो विलेय होता है, देखो ध्यान रखना, ये वाला जो है इसको हम नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसको हम नेग्ड मान लेते हैं। जब इसको हम नेग्ड मानेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए हमारे पास यहाँ पे आया, ये तो सेम हमने लिख दिया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या हो गया, पी नॉट ए। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इसके बटे में इसको हमने तुलना में नगण्य मान लिया, तो हमारे पास क्या बचा, अब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, क्या बचा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, अब यहां से आप इनको और ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमारे पास बचा है यहाँ पे पी नॉट ए माइनस क्या था, पी ए। ठीक है ना, यहां से हमारे पास क्या बचा है, ये पी नॉट ए, और बराबर में आप देखोगे ये जो संख्याएं बटे के बटे में होती हैं तो संख्या क्या होती है, पलट जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखना आप लोग, डब्ल्यू बी अपॉन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम बी। अब इनटू में ये डब्ल्यू अपॉन एम ए, संख्या पलट जाएंगी तो एम ए कहाँ चला जाएगा, ये जो एम ए है ऊपर आ जाएगा, और ये जो डब्ल्यू ए है ये कहाँ जाएगा, नीचे। चूंकि हमें ज्ञात क्या करना था, क्वेश्चन में ज्ञात करना था राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय को बी और आणविक द्रव्यमान को एम, तो ये जो एम बी है हमें ये ज्ञात करना है। तो जब ये ज्ञात करना है तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा एम बी। अब एम बी हमें निकालना है, तो एम बी के इक्वल में क्या जाएगा, अब यहाँ पे देखो आप लोग, एम बी के इक्वल में इस डब्ल्यू बी को हमने वैसा लिखा, इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम ए अपॉन में क्या जाएगा, ये डब्ल्यू ए, क्या जाएगा, ये डब्ल्यू ए, ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां से आपको ये वाली संख्या ये पलट के कहाँ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी, और ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो पी नॉट ए जो है ये ऊपर चला गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस हमारे पास क्या आ गया बच्चों, पी ए। ठीक है, तो ये जो फार्मूला बना है इसको आप लोग याद रखिएगा। इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है, क्वेश्चन था राउल्ट के नियम की सहायता से, किसकी सहायता से आपको याद रखना है, राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान यदि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, राउल्ट के नियम की सहायता से, तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा एम बी इक्वल क्या बनेगा, ठीक है, डब्ल्यू वी इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू क्या जाएगा, पी नॉट ए, और अपन आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। ओके बच्चों, तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें कि हमने राउल्ट का नियम पढ़ा, और राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं ये हम लोगों ने समझा है। तो अणु संख्या गुणधर्म हम लोगों ने जो पढ़े थे 4 थे। पहला कौन सा था हमारा, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। ये राउल्ट का जो नियम है ये वास्तव में आपेक्षिक अवनमन के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा नियम है वो कौन सा है, वो हमारा नियम है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जरूर लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं मोटिवेट होता हूँ, लगता है कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।